तिरुवनंतपुरम, केरल। अमृत वैशाली की तरफ देख रहा था और वैशाली की बातों को सुनकर उसे हंसने और रोने दोनों का मन कर रहा था। वैशाली अमृत को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, का कह रहे थे हम नहीं जानते किसी वैशाली को और नहीं डरते हम किसी से। अमृत वैशाली की बात पर खिसियानी मुस्कान के साथ बोला, वैशाली मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, मैं नशे में था इसीलिए बस मेरे मुंह से। वैशाली बेल्ट को हवा में मारकर बोली, चुप साला, नशे में थे तो का लिमिट भूल जाओगे। उस छमिया को बड़ा गोद में उठाकर नाच रहे थे। अमृत अपनी एक आंख बंद कर दूसरी आंख से वैशाली को देखते हुए धीरे से बोला, मैं किसी को गोद में उठाकर नहीं नाच रहा था वैशाली, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुमको हम कोई सीधी गाय लगते हैं, जिसको किसी भी खूंटे में बांध दो वो चुपचाप बंध जाएगी। सो लेट अस टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम अपनी चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करते, पति तो बहुत दूर की बात है। अमृत वैशाली के पास जाकर बिस्तर पर बैठकर बोला, वैशाली तुम्हें वो ताड़ी पीने के लिए किसने दी? वैशाली बेल्ट को अमृत को दिखाते हुए बोली, मन तो कर रहा है अभी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन नहीं, घर में चलकर बताएंगे तुमको, काहे की कल शादी है। अमृत वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक कहा, कल शादी है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सो जाना चाहिए? वैशाली अमृत की गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, दोबारा किसी लड़की को गोद में मत उठाना हमको छोड़कर। अमृत वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, तुम्हें जलन हो रही है? कहते हुए वो चिल्लाने लगता है। अमृत चिल्लाते हुए अपने जांघ की तरफ देखता है जिसमें वैशाली ने अपने दांत गड़ा दिए थे। अमृत वैशाली को खुद से दूर करके बोला, पागल औरत, काटा क्यों? वैशाली बिस्तर पर ठीक से सोते हुए बोली, अब हमको सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है। अमृत गहरी सांस लेकर अपने जांघ को मल देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमृत जब वॉशरूम में पहुंचता है तो अपना पेंट निकालकर वैशाली के काटे जगह को देखता है जहां पर बिल्कुल लाल छोटे छोटे दांतों के निशान पड़ चुके थे। अमृत ऑइंटमेंट निकालकर अपने लाल पड़ चुके जगह पर लगाते हुए बोला, कितनी पागल है वो, अगर ज्यादा लग जाती तो। इतना सोचते हुए अमृत मुंह बनाता है और शॉर्ट निक्कर पहनकर आ जाता है। वैशाली की तरफ देखता है जो कि पहले से ही नींद की आगोश में जा चुकी थी। अमृत भी उसके बगल में जाकर सो जाता है। इधर सम्राट सोना के कपड़े चेंज कर रहा था, जिस कारण उसे काफी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसने कभी ऐसे काम नहीं किए थे। सम्राट सोना से बोला, हाथ ऊपर करो। सोना कमर पर हाथ बांधकर बोली, नहीं। सम्राट थोड़ी सख्त आवाज में बोला, सोना मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने हैं, हाथ ऊपर करो। सोना सम्राट की कमर पर अपने हाथ लपेटकर अपना सर उसके पेट पर रखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? सम्राट सोना के सिर को सहलाते हुए बोला, वो एक कॉमन बैचलर पार्टी थी जिसमें मुझे नहीं पता था कि लड़कियां आने वाली है, वरना मैं नहीं जाता। सोना सम्राट को खुद से दूर धकेलकर गुस्से से बोली, झूठ। अगर आपने लड़कियों को देखा तो आपको वहीं से वापस आ जाना चाहिए था। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा, ठीक है, तुम गुस्सा होना बंद करो। सोना आलथी पालथी मारकर बिस्तर पर बैठते हुए बोली, सोना इस बार माफ नहीं करेगी? सम्राट अपना सिर हिला सोना के सामने आकर बोला, तो कैसे माफ करोगी मुझे? सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, आपको सिटअप्स करने पड़ेंगे, तभी माफ करूंगी वरना नहीं करूंगी। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कहा तुमने, सिटअप्स? मैं नहीं कर रहा। सोना सम्राट को इग्नोर करके बोली, तो निकल जाए मेरे कमरे से। सम्राट अपनी आंखें बड़ी करके बोला, ये ज्यादा हो रहा है सोना। सोना ने नहीं में अपना सिर हिलाकर बोली, कोई ज्यादा नहीं हो रहा है, निकल जाए कमरे से, पनिशमेंट नहीं ले सकते तो निकल जाए कमरे से। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, औक, कितना बार करना है सिटअप्स? सोना कुछ देर सोचने के बाद बोली, आप 5 मिनट उस लड़की के साथ थे, 1 मिनट 60 सेकंड्स, 1 सेकंड का 1 सिटअप्स, 5 मिनट में 300 सेकंड, तो 300 बार करना होगा। सम्राट हैरानी से बोला, तुम बदला उतार रही हो मुझसे? सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, आप कर रहे हो या फिर कमरे से बाहर भगाऊं? सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, फाइन, मैं खुद जा रहा हूं कमरे से बाहर, तुम्हें बेइज्जत करके निकालने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सम्राट जाने लगता है तो सोना कहती है, जाने से पहले दरवाजा बंद कर लीजिए और आखिरी बात सुन लीजिए, जब तक अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करोगे सोना आपको अपने साथ सोने नहीं देगी। सम्राट पलटकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब ज्यादा हो रहा है ना? सोना दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, सम्राट ओबरॉय का। सोना सम्राट ओबरॉय के कमरे में आना निषेध है, निकल जाए। सम्राट सोना को घूरने के बाद उसके पास आकर बोला, पनिशमेंट में थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल सकती है क्या?
सोना सम्राट को घूरते हुए अपने हाथ से इशारा करके बोली, आपने डिस्टेंस बनाकर रखा था लड़की से जो आपको डिस्काउंट चाहिए। अरे मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं था यार, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, सम्राट ने लगभग नाक में रोते हुए कहा। सोना अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, झूठ। मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, आप उस लड़की के साथ चिपककर डांस कर रहे थे। कौन नामाकूल तुम्हें वहां लेकर आया था, सम्राट ने अपने दांत पीसकर सवाल किया। जिसके जवाब में सोना सोचते हुए बोली, रुद्र लेकर गया था हम सबको। सम्राट अपनी मुट्ठी आपस में कस लेता है, उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर रुद्र को कपड़े की तरह धो दें, लेकिन फिलहाल के लिए सोना को संभालना ज्यादा जरूरी था। सम्राट सोना के चेहरे को पकड़कर बोला, बेबी। सोना सम्राट के हाथ को झिड़कते हुए बोली, मैं नहीं हूं बेबी, उसको जाकर बेबी कहो ना, जिसके साथ चिपककर डांस कर रहे थे। सम्राट इस बार थोड़े गुस्से से बोला, सोना अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है ना। सोना अपनी आंखों में आंसू लिए सम्राट को देखते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी मेरे मायके सिद्धू के साथ, फिर देखती हूं कैसे डांटोगे, हर बार मुझे धमकाते रहते हो ना, नहीं बात करूंगी आपसे। सम्राट सोना की धमकी पर उसे घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने लगी हो। सोना बिस्तर पर जाकर सोते हुए बोली, मेरे साथ मत सोना और सबसे जरूरी, निकल जाए मेरे कमरे से, मैं चली जाऊंगी यहां से जाने के बाद सिद्धू के साथ, फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, जिसके साथ चाहो मुंह मारते रहना। सम्राट सोना को बुरी तरीके से घूरने के बाद कमरे का दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला जाता है। सोना एक नजर दरवाजे की तरफ देखने के बाद खुद से बोली, मैंने बस कहा और चले गए, उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मुझसे दूर जाने का। इतना सोचते हुए सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तकिए को गले लगाकर सो जाती है। इधर शोभित ने अदिति को सुला दिया था और खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो उसकी नजर सम्राट पर जाती है, जो कि गार्डन में बैठा हुआ था। शोभित सम्राट को देखकर उसके पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो कमरे में होना चाहिए था। सम्राट शोभित के सवाल पर उसे देखते हुए बोला, कमरे से निकाल दिया गया मैं। शोभित थोड़ा हैरान होकर बोला, कमरे से निकाल दिए गए। सम्राट गुस्से से बोला, मैं उस रुद्र को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ उसकी बंदी को उसके साथ दोबारा कमिटेड करवाने के लिए लेकर आया हूँ और वो मेरा घर तुड़वाने पर तुला हुआ है। शोभित कंफ्यूज होकर बोला, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सम्राट शोभित की बात पर बोला, उसी ने सारी लड़कियों को बैकयार्ड रूम में क्या हो रहा है इस बात की खबर दी है और लड़कियों को वही लेकर आया था। शोभित सम्राट की बात पर बोला, लेकिन मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, कोकून ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, तुम्हारा दिन भी आएगा, फिर देखता हूं तुम्हारी कोकून कितना चुप रहती है। शोभित मुंह बनाते हुए बोला, ऐसी अपशगुन भरी बातें मत करो यार, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि मैं किसी के नखरे नहीं झेल सकता। सम्राट कुर्सी पर लीन होते हुए बोला, वो दिन भी क्या दिन थे ना, जब हम सभी बैचलर हुआ करते थे। शोभित सम्राट के बगल में बैठते हुए बोला, हाँ, किसी की फिक्र नहीं होती थी, सिर्फ काम काम काम। सम्राट शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुझे पता है मेरी बीवी भले ही मेरी बचपन की क्रश रही हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आए दिन मैं उसका एक नया रूप देखता हूँ। शोभित हल्का मुस्कुराकर बोला, यही तो फायदा होता है अरेंज मैरिज का। सम्राट तिरछी नजर से शोभित को देखते हुए बोला, तुम कितना जानते हो अपनी बनी के बारे में। शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना, मुझे बस उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके हर लड़ाई झगड़े में उसे सपोर्ट करना है। सम्राट शोभित की बात पर बोला, मैं सोना को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मुझे नहीं पसंद वो किसी से बात करे, मुझे नहीं पसंद उसके होठों पर किसी और का नाम हो। शोभित मुंह बनाकर बोला, पजेसिव ओवर स्मार्ट। सम्राट शोभित की बात पर बोला, वैसे मैंने सुना है कि एक बनी के ही हमउम्र लड़के ने उसे प्रपोज किया था। शोभित कुणाल के बारे में याद करते हुए गुस्से से बोला, उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए था मुझे, ताकि दोबारा कोई भी मेरी कोकून के आसपास भी ना भटके। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, चल चल, बात काफी हो गई, मैं तेरे साथ सोने वाला हूं। शोभित अपना सिर हिला देता है और दोनों उसके कमरे की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह, आज शादी का दिन था, काफी सारे मेहमान आए हुए थे और आरू के लिए तोहफे लाए हुए थे। सोना भले ही देरी से सोई थी, लेकिन अपनी हैबिट के अनुसार जल्दी उठ गई थी और रचना निर्जला का हाथ बटा रही थी। सोना उन लोगों के साथ बैठी हुई थी कि गायत्री जी उसे बुला लेती है। सोना गायत्री जी के बुलाने पर उनके पास जाकर बोली, जी अम्मा। गायत्री जी सोना के हाथ में एक बैग रखते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए है। सोना गायत्री जी की बात पर हैरानी से बोली, ये क्या है।
गायत्री जी मुस्कुराकर बोली, इसमें साड़ी और कुछ जेवर है। सोना बैग गायत्री जी को वापस करते हुए बोली, मैं नहीं रख सकती अम्मा। गायत्री जी सोना के हाथ में बैग को वापस रखते हुए बोली, तुमने कल कहा था ना, हम तुम्हें अपनी बेटी कह सकते हैं, तो बेटी होने के तौर पर रख लो। सोना गायत्री जी की बात पर आगे और कुछ नहीं कह पाती और बैग को रख लेती है, तो गायत्री जी कहती है, आज शादी में तुम इसे ही पहनना। सोना अपना सिर हिला देती है और फिर से बाकी कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद काफी सारे लोग वहां पर आते हैं। विक्रम ने एक सिल्क में गोल्डन कलर का कंसाबू मुड़ा पहन रखा था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। सम्राट ने बिजनेस सूट पहना था और सोना ने गायत्री जी का दिया हुआ लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ कुछ जेवरात पहन रखे थे और अपने बालों को आधा खुला छोड़ गजरा लगाया था। वैशाली आकर सोना के बगल में खड़ी होते हुए बोली, हम क्या कह रहे थे, शाम को निकलना है तो बैग को पैक कर लेते हैं। सोना थाली में कुछ सामान रखते हुए बोली, सारे काम हो जाएंगे वैशाली, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैशाली सोना की बात पर मुंह बनाकर बोली, हमको तो अभी भी नींद आ रही है। सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? वैशाली अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, हमको तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है। सोना वैशाली की बात पर बोली, मुझे बस इतना याद है कि वो लोग बैचलर पार्टी में डांस कर रहे थे, बाकी क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैशाली सोना की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, और हमको तो इतना अच्छे से पता है कि हमने अपने पति को छोड़ा नहीं होगा, अच्छा से पिटाई किया होंगे उनका। सोना वैशाली की बात पर मुस्कुरा देती है और उस थाल को लेकर वैशाली के साथ गाड़ी की तरफ चली जाती है। इधर विप्लव अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि रिया वहां आते हुए बोली, एक बात बता, ये एक्डू अंकल हमको इतना घूर क्यों रहा है? विप्लव अपना सिर घुमाकर रिया की तरफ देखने के बाद बोला, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, प्रोफेसर को गोली मारने का इरादा है क्या? मतलब खूबसूरती का गोली? रिया विप्लव की बात को इग्नोर करके बोली, यार स्कॉच विस्की पीने पर जितना चढ़ता नहीं है उतना पता नहीं क्या था उस मटकी में पीते ही चढ़ गई। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर बोला, इन सब चीजों को छोड़ मेरी मोटी, चल वरना सब लोग हमको छोड़कर हमारी चश्मिश की शादी में चले जाएंगे। रिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाती है और अपने लहंगे को पकड़कर विप्लव के साथ साथ चली आती है। तभी विराट भी उनके सामने आ जाता है। रिया विराट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, वाह, तुम तो कहर ढा रहे हो आज। विराट रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम भी काफी सुंदर लग रही हो। रिया अपना सर झुकाकर बोली, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। विराट रिया की बात पर अपना सिर हिला विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, और तू, मैंने सुना कि तू अनमोल भाई के कमरे में सो रहा था। रिया विराट की बात पर बोली, मैं भी वहीं पर सो रही थी, क्या दिक्कत है? विराट उन दोनों के माथे पर हल्का हल्का मार कर बोला, बेवकूफों, पीने के बाद तुम लोगों को कोई शोरगुल ही नहीं रहता है ना, कुछ भी उलझुल हरकतें करते रहते हो। रिया 2 कदम पीछे होती है तो उसका हिल लहंगे में फंस जाता है। वो गिरने वाली होती है कि विप्लव और विराट दोनों उसे पकड़ लेते हैं। रिया हिल को देखते हुए बोली, इस कमबख्त को भी अभी दिमाग खराब करना था, मन कर रहा है कभी उठाकर पटक दूं। विप्लव विराट की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो, इस मोटी को बाहों में उठाकर ले चलो ना गाड़ी तक, अगर मैंने उठाया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रिया विप्लव की पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, वापी के बच्चे, तुझे क्या मैं इतनी मोटी लगती हूँ जो मुझे कहीं पर भी गिरा देगा और मुझे तेरी बाहों में जाना भी नहीं है, सूखी लकड़ी कहीं का। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाकर बोला, शर्म कर ले थोड़ी, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं मैं और तू मुझे ही सूखी लकड़ी कह रही है। इसे हॉटनेस कहते हैं जिस पर सभी लड़कियां फिदा है। विराट उन दोनों की लड़ाई झगड़े को बंद कर रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है तो रिया उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर विप्लव को घूरते हुए कहती है, तुझे पता है, तुझसे अच्छा तो विराट है, हमेशा दिमाग वाली काम करता है, तेरी तरह खाली जुबान नहीं चलता। विराट रिया को लेकर चलते हुए बोला, अरे बस करो, तुम दोनों का हमेशा का झगड़ा ही झगड़ा है, साथ में भी रहना होता है और झगड़ा भी होता है तुम लोग का। रिया विराट को गले लगाते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो विराट। विराट रिया की बात पर बस अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है और विप्लव रिया और उसके पीछे पीछे चला आता है। जब विराट रिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पास लाता है तो प्रकृति उन दोनों को देख लेती है। रिया को विराट की बाहों में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप ही रहती है। विराट रिया को गाड़ी के अंदर बैठाकर विप्लव से बोला, और तू चमगादड़ इसके साथ ही रह। विप्लव मुंह बनाते हुए रिया के साथ गाड़ी में बैठ जाता है तो विराट पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। रिया विप्लव को कोहनी मारते हुए बोली, वापी,
उस लड़की ने देखा ना मुझे विराट के बाहों में कुछ रिएक्ट किया। विप्लव रिया की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, तुझे पूछना चाहिए क्या रिएक्ट नहीं किया। वो बहुत ज्यादा जेलेस फील कर रही थी और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं उन दोनों का जरूर कुछ ना कुछ चल रहा था। रिया विप्लव की बात पर खुश होकर बोली, अब हमारी विराट के पास भी एक गर्लफ्रेंड होगी, वह फुल डांस करेंगे उन दोनों की शादी में। अब बस जल्दी से शादी पूरी होने से पहले वो दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब ठीक हो जाए। विप्लव शरारत भरी नजरों से रिया को देखते हुए बोला, वैसे मोटी, तेरे और प्रोफेसर के बीच में क्या चल रहा है, तूने उसके कपड़े पहन रखे थे। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, देख कंगारू, तूने कहा था कि तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, अब अपनी बात से पलटना बंद कर। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाते हुए बैठ जाता है कि वहां पर विराट भी आ जाता है और पानी की बोतल रिया को देकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, चलो मंदिर के लिए निकलते हैं। सामने वाले पैसेंजर सीट पर सुधांशु आकर बैठते हुए बोला, हेलो गाइस। विप्लव सुधांशु को देखते हुए बोला, वैसे तुम हमारे जीजा बनना चाहते हो क्या। सुधांशु, विराट और रिया हैरानी से विप्लव की तरफ देखने लगते हैं। उन तीनों की नज़र को खुद पर महसूस कर विप्लव जल्दी से बोला, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा ध्रुवी नाम की वायरस हमारे सिद्धू महाराज को इफेक्ट कर रही है। विप्लव की बात सुनकर रिया और विराट की गर्दन सुधांशु की तरफ मुड़ जाती है। सुधांशु विप्लव को घूरते हुए बोला, बकवास मत करो, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मुंबई पहुंचते ही सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, कोई इतना हल्के में बैठने वाला नहीं है। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम भूल रहे हो, मुंबई पहुंचने के बाद वहां पर फिर से शादी होने वाली है। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, वो तब होने वाला था जब यहां पर तुम लोगों की एक भी रस्में नहीं होती, लेकिन आरू ने सारी रस्म पूरी की है, इसलिए वहां पर सिर्फ रिसेप्शन पार्टी होगी। सुधांशु की बात पर विप्लव मुंह बनाकर बोला, तुम तो खबरी लाल हो यार। सुधांशु विप्लव को घूर कर बोला, मैं कोई खबरी लाल नहीं हूं, बल्कि तुम एक नंबर के कामचोर हो। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हें तो बस हर वक्त मौज मस्ती चाहिए होता है। सुधांशु का लेक्चर को सुनकर रिया और विप्लव इधर उधर देखने लगते हैं। विराट उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और सुधांशु से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद करीब 15 गाड़ियां वहां से आनंद जी के कुल मंदिर की तरफ चली जाती है। श्री पद्मनाभमेश्वरी टेम्पल, इस मंदिर के एक बड़े से हिस्से में शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस दूल्हा और दुल्हन का वहां आना बाकी था। वो काम जल्दी ही पूरा हो जाता है और विक्रम आरू वहां पर आते हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। कशिश रह रहकर काव्या की तरफ देख रहा था, जो कि उसकी नजर से बचने की कोशिश कर रही थी। ध्रुवी फलक के साथ खड़ी हुई थी। आनंद जी विक्रम के पैर धोने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो विक्रम कहता है, मैं खुद धो लूंगा। आनंद जी विक्रम की बात पर बोले, ये एक रस्म है जिसमें लड़की का पिता जमाई के पैर धोता है। विक्रम आनंद जी की बात पर बोला, पैर तो मुझे आपके धोने चाहिए ना, क्योंकि आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हो, मैं भला आपसे कैसे पैर धुलवा सकता हूँ। आनंद जी विक्रम की बात पर बोले, तुम्हारा सोच काफी अच्छा है, लेकिन ये हमारा एक रस्म है जिसे पूरा करना जरूरी है, तो चलो पैर इस बर्तन पर रखो। विक्रम आनंद जी की बात पर और ज्यादा जिद न करते हुए अपने पैर बर्तन पर रख देता है और उसके पैर धोने के रस्म को पूरा होने के बाद पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ शादी की विधि शुरू करते हैं। साउथ मूवी के सीन की तरह आरू और विक्रम के बीच एक कपड़ा रखा गया था, जिस कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सामान की अदला बदली होने के बाद दोनों के बीच से पर्दे को हटाया जाता है, तो विक्रम आरू की तरफ देखता है। आरू को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार किया गया था, सिल्क की साड़ी, उस पर जेवरात, सोने की चूड़ियां, आंखों में गहरा काजल। आरू बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम आरू को देखते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है। धीरे धीरे उनके शादी की रस्म आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर बाद सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने के बाद 7 फेरों के साथ ही उन दोनों की शादी समाप्त होती है। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर आनंद जी के पांव छू लेता है। आरू, जो कि चुप रहने की कोशिश कर रही थी, गायत्री जी को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। विक्रम आरू को रोता हुआ देखकर चुप ही रहता है। वैशाली विक्रम को देखते हुए बोली, कैसा पति है, बीवी रो रही है और उसे रोने दे रहा है, रुमाल देकर चुप भी तो करवा सकता है ना। सोना वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, विदाई के वक्त हर लड़की रोती है वैशाली। वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, हमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एटलीस्ट रुमाल निकाल कर दे तो सकता है ना, लेकिन कहाँ, उनके तो हाथ में दर्द होगा। अमृत वैशाली को रुमाल देते हुए बोला, जाओ तुम देकर आ जाओ, तुम्हें इतनी दिक्कत जा रही है तो। वैशाली अमृत को घूर कर बोली, तुम तो हमसे बात ही मत करो।
अमृत वैशाली के कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो मुंबई चलकर कमरे में बताऊंगा। वैशाली तिरछी नजर से अमृत की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती, जिस पर अमृत वैशाली के साड़ी से झांक रहे कमर पर हल्का सा चिकुटी काटता है तो वैशाली अपना हिल उठाकर अमृत के जूते पर दे मारती है। वैशाली के ऐसा करने पर अमृत की चीख निकलने को होती है, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। सोना सम्राट की तरफ देखती है, जो कि उसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर सोना मुंह बनाकर सुधांशु के पास जाकर बोली, सिद्धू। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए बोला, हाँ दीदी। सोना कुछ कहती उससे पहले ही सम्राट आकर सुधांशु से बोला, क्या तुम्हें पता है रुद्र कहाँ पर है? सुधांशु सामने खड़े रुद्र की तरफ इशारा करके बोला, सामने ही खड़ा है। आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है क्या? सम्राट रुद्र को एक नजर देखने के बाद सुधांशु को घूरते हुए बोला, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं चश्मे नहीं लगाता। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं आपकी बातों पर यकीन कर सकता हूं, क्योंकि आपकी आंखें तो इतनी तेज है कि आपको नजर नहीं आता कि दो इंसान बात कर रहे हैं और आप हमेशा बीच में कूद पड़ते हैं। सुधांशु सम्राट की एक अच्छी बहस चल रही थी और दूसरी तरफ रिया पानी का बोतल लेने के लिए गाड़ी की तरफ आई हुई थी। रिया पानी पीने के बाद बोतल गाड़ी में रख दरवाजा बंद करके मंदिर की तरफ आने लगती है तो उसे प्रकृति नजर आती है, जो कि कुछ बाइक्स लेकर आ रही थी। रिया प्रकृति को इतना सारा बैग लाता हुआ देखकर उसके पास जाकर बोली, मैं मदद कर दूं, काफी भारी होंगे। नहीं। प्रकृति एक गहरी सांस लेकर रिया से बोली, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, तो मुझ पर एक उपकार करो। रिया प्रकृति के टोन पर कंफ्यूज होकर बोली, एक्सक्यूज मी, मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। प्रकृति रिया को घूरते हुए बोली, मेरे विराट से दूर रहो। क्यों? हर पल उसके पास रहती हो, विप्लव और सुधांशु और अपने प्रोफेसर के साथ घूमकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या, जो तुम मेरे विराट के पीछे भी पड़ी हुई हो? रिया प्रकृति की बात पर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, विराट और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रकृति अपने दांत पीसकर बोली, दोस्ती में इतने क्लोजी नहीं हुआ करते, या तुम्हारा मन नहीं भरा रहा है सारे मर्दों के बीच में रहकर, जो तुम विराट पर भी डोरे डाल रही हो? रिया अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, स्पीक विद रिस्ट्रेंट। प्रकृति रिया को घूरते हुए बोली, ऐसे काम भी तो करो ना जिससे तुम्हें लोगों की सुनना ना पड़े। मैंने कभी तुम्हें लड़कियों के साथ नहीं देखा, हर पल हर वक्त विराट, सुधांशु, विप्लव या फिर तुम्हारे प्रोफेसर, एटलीस्ट प्रोफेसर को तो छोड़ दो। रिया प्रकृति को मारने के लिए हाथ ऊपर करती है, लेकिन कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लेती है। प्रकृति रिया को घूरते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार खुद के कैरेक्टर पर झांक लेना। तुम्हारी तरह हर मर्द के साथ नहीं घूमती रहती मैं, लड़की हो लड़की की तरह रहो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करती, इसीलिए मेरे विराट से दूर रहना। रिया प्रकृति की बात पर बोली, मुझे तुम्हारे और विराट के बारे में कुछ नहीं पता है, और अगर पता होता तो मैं सबसे पहले विराट को यही एडवाइस देती कि शायद तुमसे बेहतर उसकी जिंदगी में मिल सकती है। इतना कहकर रिया प्रकृति को वहीं छोड़कर मंदिर की तरफ चली जाती है। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी, जिसे वो अपने हाथों से साफ कर रही थी। प्रकृति रिया को जाता हुआ बस घूर कर देखती है, फिर उन बाइक्स को गाड़ी में रख देती है। इधर रिया जब मंदिर में पहुंचती है तो विप्लव उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, मोटी, इतना देर लगता है क्या तुझे पानी पीकर आने में? गाड़ी में ही गई थी या फिर कहीं गुम गई थी? तुझे कब से ढूंढ रहा था मैं। रिया विप्लव की तरफ देखते हुए थोड़ा दूर होकर बोली, यार मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ वापी। विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैडम तो कुली मजदूरी करके आ रही है, तो थकना तो नॉर्मल सी बात है। रिया विप्लव की बात पर मुंह बना लेती है तो अदिति रिया के पास आकर कहती है, रिया दीदी, मुझे भूख लगी है। अदिति अभी कह रही थी कि आनंद जी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, शादी संपन्न हो चुकी है, घर चले। सम्राट टाइम की तरफ देखते हुए आनंद जी से बोला, विदाई की तैयारी कीजिए, ऑलरेडी शाम होने को आए हैं, हमें निकालना है। सम्राट की बात पर मंदिर से ही विदाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर रुद्र फलक के साथ बैठा बूंदी खा रहा था। पीछे से अमृत उसके कंधे पर थपथपाकर बोला, सुनो, तुमसे बात करनी है। रुद्र अपना सिर घुमाकर अमृत को देखते हुए बोला, हाँ हाँ कहो, क्या कहना है। अमृत फलक की तरफ इशारा करता है तो रुद्र अपने हाथ में पकड़ा दोना फलक के हाथ में रखकर बोला, बेबी तुम जरा बूंदी के लुत्फ उठाओ, मैं बात करके आता हूँ। फलक रुद्र की बात पर अपना सिर हिलाकर फिर से बूंदी खाने लगती है और वहां पर अदिति आ जाती है तो फलक उसके साथ खाने लगती है। इधर अमृत और रुद्रा मंदिर के पीछे बने हुए घाट के पास आए हुए थे।
रुद्र तालाब को देखते हुए बोला, ये तालाब तो काफी गहरा लगता है और पानी कितने सुंदर है, देखो ना कितने अच्छे मछली है इसमें। पीछे से सम्राट आते हुए बोला, और सोचो अगर इस मछली का चारा मैं तुम्हें बना दूं तो। रुद्रा सम्राट की तरफ घूमकर बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने मुझे बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। सम्राट रुद्र के सामने खड़ा होकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को पीने देने की और पिछली रात हो रहे बैचलर पार्टी के कांड उन लोगों को बताने की। रुद्र सम्राट की बात सुन मन में बोला, ये तो रौद्र रूप बना हुआ है, मतलब मुझे ट्रैप किया गया है, अगर जरा सी भी चूक हुई मतलब मैं इस तालाब में छपाक से गिरा। सम्राट रुद्र के कॉलर को पकड़कर बोला, सुन, कुछ कह रहा हूं तुझसे, किस दुनिया में खो गया है। सम्राट के कॉलर को पकड़ने से रुद्र होश में आकर सम्राट के कॉलर को पकड़कर बोला, अगर मैं गिरा ना तो साथ में तुम्हें भी गिराऊंगा, बता रहा हूं तुम्हारी गलती है, अपनी बंदियों को छोड़कर दूसरी बंदियों के साथ क्यों नाच रहे थे। सम्राट रुद्र को करीब 2 इंच जमीन से उठाकर अपने बिल्कुल सामने लाकर बोला, साले, मैं चाहे किसी के भी साथ डांस करूं, तेरी क्यों जल रही है, तू भी डांस करना। रुद्रा के पैर हवा में लटक गए थे, वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सम्राट उसे छोड़ने के फिराक में नहीं था कि चर्रा की आवाज आती है, जिसके साथ में ही रुद्रा की शेरवानी पीठ तरफ से फट जाती है। सम्राट रुद्र को पटक कर छोड़ते हुए बोला, दोबारा कभी हम लोगों के मामले में पड़ने की कोशिश की ना तो पूरा जमीन में गाड़ दूंगा, खाली गर्दन छोड़ दूंगा। इतना कहकर सम्राट रुद्र से दूर होता है और अपने हाथ झाड़ते हुए मंदिर की तरफ चला जाता है। रुद्रा अपने पीठ की तरफ देखता है, जहां से उसका शेरवानी फट चुका था। अमृत अपने जैकेट के ऊपर में पहना हुआ कोट निकालकर रुद्र को देते हुए बोला, इसे पहन लो, नजर नहीं आएगा, वरना सम्राट ने तो तुम्हारी इज्जत लूट ही ली है। रुद्र अमृत के कोट को छीनते हुए गुस्से से बोला, मैं जरूर बताऊंगा, देखना मेरी जानेमन को, उसका पति एक नंबर का ठरकी आदमी है, हमेशा मेरी इज्जत लूटने के पीछे पड़ा रहता है। अमृत रुद्र की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तो एक लात में सीधा तालाब में जाएगा, इसलिए दोबारा कभी सोना को जानेमन मत कहना, वरना तेरा मुंह पान भी खाने के लिए नहीं खुलेगा। इतना कहकर अमृत भी मंदिर की तरफ चला जाता है। रुद्रा हाफ जैकेट को पहनते हुए खुद से बोला, ओबरॉय फैमिली ने पूरे खुले सांड पाल रखे हैं, जिसे देखो इंसान को मारने पर तुला रहता है। इतना कोसते हुए रुद्रा भी मंदिर की तरफ आ जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।